तो सर्कल लिखो। सर्कल सर्कल का इक्वेशन हमें पहचानते आना चाहिए। सर्कल अगर रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो फिजिक्स में अपने को बस इतना सा ही काम है कि उसका इक्वेशन की अपने को पहचान हो सर्कल के। तो सर्कल का इक्वेशन देखो, अगर मान लो एक सर्कल ये ड्रॉ कर लो एक सर्कल और ये ओरिजिन है, देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और अगर सर्कल अगर बराबर देखो इस जगह रखा हुआ है, सर्कल का सेंटर जो है, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन है 0 0 और सर्कल का सेंटर मैंने कहाँ रखा, ओरिजिन पे रखा। अगर ऐसा रहता है, अगर ऐसा रहता है और ये सर्कल की रेडियस जो है, सर्कल की रेडियस अगर आर है, सर्कल की रेडियस जो अगर आर है, तो इसका फार्मूला रहता है, इसका इक्वेशन रहता है। जैसे कि अलग अलग इक्वेशन पढ़े कि नहीं अभी तक अपन ने, बताओ। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx या mx प्लस c, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। mx प्लस c कब रहता है, व्हेन इट्स नॉट पासिंग थ्रू, और ओनली mx कब रहता है, तो उसमें क्या है, मैंने क्या होता है, स्लोप। स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है tan थीटा, दूसरा होता है y2 माइनस y1 अपॉन, ठीक है। वो थीटा अगर अपने को देखना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है तो पता ही चल जाता है अपने को। पॉजिटिव एक्यूट एंगल रहा तो पॉजिटिव स्लोप रहता है, नहीं तो निगेटिव रहता है। दूसरा क्या पढ़ा भाई अपने, उसके बाद पढ़ा हमने पैराबोला। पैराबोला में क्या रहता है कि आपको मालूम होगा कि अगर वो पैराबोला का मुंह जिधर खुलता है वो उसका पावर 1 रहता है, दूसरे का पावर 2 रहता है। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, कभी x प्रोपोर्शनल टू कुछ भी आ सकता है उसमें, ठीक है। हो गया पैराबोला का, हो गया। पैराबोला नीचे की तरफ मुंह खुलता होगा तो माइनस में आता है उसका वो, और लेफ्ट में भी माइनस में आता, लेफ्ट में माइनस एक्स आता और नीचे माइनस वाई वाला टर्म आता। और इलिप्स बताया हमने, इलिप्स नहीं बताया, सर्कल बताया, हाइपरबोला बताया था, इलिप्स नहीं बताया। चलो इलिप्स इसके बाद पढ़ेंगे, पहले सर्कल देखो। सर्कल का ओरिजिन अगर मान लो, सर्कल का सेंटर अगर मान लो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हमने कहा एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पर 0 0 पर, तो इसका बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन रहता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर जो है तुम्हारा ये आर स्क्वायर लिख लो, मतलब स्मॉल लेटर लिखो, स्मॉल लेटर लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। लिखो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, लिख लो इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बहुत सिंपल होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख दो। इसका इक्वेशन है सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसके लिए, व्हेन सर्कल का सेंटर इज एट ओरिजिन। बट अगर सर्कल का सेंटर, अगर मान लो ये सर्कल ऐसा है और इसका ओरिजिन जो है वो सर्कल ओरिजिन जो उसका जो सेंटर है वो अगर यहाँ पर नहीं है, ये 0 0 रहेगा एक साइड में और एक्स वाई एक्सिस रहेगी दूसरे तरफ, इसका ओरिजिन रहेगा दूसरे तरफ। अगर ऐसा कुछ अगर सर्कल अगर आपको देते थे, इसका इक्वेशन लिखने के लिए देखो, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है ना। तो इसका जो सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर है बताओ। क्या मैं यहाँ पे इसको h और k नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ, h k। इसके कोऑर्डिनेट्स के नाम क्या रखे, h और ये k, ये x कोऑर्डिनेट वाला h और ये y कोऑर्डिनेट वाला k। अगर ऐसा होगा तो बस इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना, याद रखना, इसमें x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर कर देना, और इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है, आर स्क्वायर। क्या किया देख लो बराबर, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर इक्वेशन था। बट अगर सर्कल का सेंटर कहाँ पे नहीं है, ओरिजिन पे अगर नहीं है, किसी और जगह पे, इट इज समवेयर एल्स, इज नॉट एट ओरिजिन, इज समवेयर एल्स, अनदर पोजीशन पे, एच के पर, एच के पर है, तो एक्स माइनस एच कर दिया उसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कर दिया उसका स्क्वायर, एंड देन आर स्क्वायर तो है ही, बस इतना सा। अभी भी देखो एच और के अगर 0 0 पे आ जाते हैं, h और k कहाँ पे आ जाते हैं, 0 0 पे, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 डालेंगे तो फिर से हमारा अपना ओरिजिनल वाला इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिल जाएगा। लिखो फटाक से, कुछ ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ये कुछ ऐसे ही छोटा मोटा चीज़ें बेसिक अपने को बस पता चाहिए। फिजिक्स में ये सिचुएशंस आएंगे आगे चल के, तो अपने को मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत कि सर्कल जैसा दिख रहा है तो हाँ ये इक्वेशन से काम चलेगा आगे। अब देखो ये वाला डायग्राम देख लो, ये डायग्राम में देखो सिंपली इक्वेशन बना दो। अभी आपको पता ही है इसका कैसा बनाते, बताओ। एक्स स्क्वायर, एक ये वाला जो इक्वेशन ये चलेगा क्या, बोलो नहीं चलेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस, इसको मैं एच के बोल दूँ, एच के, इसको मैं एच के बोल देता हूँ, एच के, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये उसका इक्वेशन है। तो बोलो अभी एक्स माइनस 4, ये एच एन ए 4 प्लस
y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन आएगा। बाद में चाहिए तो और इसको कैसा लिख सकते हैं, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 ही है ना, ऐसा वगैरह कुछ इक्वेशन आएगा। हो गया, सफिशिएंट है इतना। बाद में कुछ सॉल्व मत करते बैठो, अभी फिलहाल इतना ही लिखो, बाकी कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। yes. तो सर्कल एलिप्स, एलिप्स लिखो, एलिप्स। एलिप्स है, देखो क्या रहता है, एलिप्स है एक ऐसा अंडे जैसा शेप रहता है, इसको एलिप्स बोलते हैं, इसको एलिप्स बोलते हैं। इसको एक्स वाई एक्सिस बना रहा हूं, देखो ये ऐसी, ये एक्स वाई एक्सिस, इसका रिलेटेड अपने को ऑसिलेशन चैप्टर उसमें काम पड़ने वाला है इसका, उसमें इलिप्टिकल शेप तैयार होते हैं बहुत सारे ग्राफ के, कुछ ग्राफ्स बनने वाले, उसमें इलिप्टिकल शेप तैयार हो गए, तो आपको पता रहना चाहिए कि अच्छा ऐसा ऐसा इक्वेशन आया क्या, मतलब आपको टिक करना होगा कि बताओ इसमें ग्राफ कौन सा बनेगा, ये दो क्वांटिटी में ग्राफ कौन सा बनेगा, तो आपको ऑप्शन रहेंगे सर्कल, इलिप्स, ये वो सब ऐसा, बट इक्वेशन के ऊपर से आपको डिटेक्ट करना पड़ता है कि ग्राफ कौन सा बनेगा। तो इक्वेशन की आपको पहचान होनी चाहिए, इलिप्स का इक्वेशन कैसा रहता है, क्योंकि ग्राफ कैसे बनते फाइनली, इक्वेशन से, इक्वेशन से चार्ट बनता है, टेबल बनता है, पॉइंट लेते हैं, फिर पॉइंट लेने के बाद ग्राफ बनता है। इक्वेशन देखे बरा आप जो बस फिजिक्स में आपको इसलिए पढ़ा रहा है सब कुछ, ये मैथमेटिकल पोर्शन है सारा है, बस मुझे क्या चाहिए आपकी तरफ से कि इक्वेशन दिखे बराबर ग्राफ ध्यान में आ जाए, या ग्राफ दिखे बराबर आपको इक्वेशन ध्यान में आ जाए। जैसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 7 अगर दिखा आपको कहीं पे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, तो ध्यान में आ जाएगा क्या, कौन सा ग्राफ है, बोलो y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ऐसा इक्वेशन कहीं दिख गया तो बोलो कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है करके पता ही चल जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 यानी mx प्लस c जैसा हो गया ना, ये स्ट्रेट लाइन पता चल जाएगा, है ना। तो अगर किसी तरीके से अगर ऐसा कोई ग्राफ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, बताओ अब भी पढ़ाया, सर्कल काय करके पता चल जाना चाहिए, बराबर है। अगर आपको अगर कभी ऐसा दिया y इज इक्वल टू k अपॉन लाइक मतलब y इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, हाइपरबोला दिख जाएगा। y इज इक्वल टू अगर बोलते हैं 10x स्क्वायर, पैराबोला हो जाएगा। y इज इक्वल टू याद है 10x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक का पावर 1 एक का पावर 2, तो ये हो गया, इसका मुंह इधर खुलता होगा y की तरफ, हो गया। तो आपको ये दिखने का बस आपके तरफ से मुझे इतना ही चाहिए फिजिक्स में कि ग्राफ देखने का देख तो इक्वेशन स्ट्राइक होना चाहिए आपको, या फिर इक्वेशन देखने के बाद ग्राफ क्लिक होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा मुझे कोई बहुत आपको मैथ्स नहीं पढ़ाते बैठनी यहाँ पे ना, उसको अपने को उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब इलिप्स का देखो, इलिप्स में आपको बता रहा हूँ क्या, देखो ये जो दिख रहा है ना इतना डिस्टेंस, ये पूरा इसको ना, ये पूरा डिस्टेंस जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं, ये मेजर एक्सिस बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और इसको ना ट्वाइस बी से इंडिकेट करते हैं, ट्वाइस बी से कैसे इंडिकेट करेंगे, देखो यहाँ पे ट्वाइस बी से कैसे करेंगे, ट्वाइस बी से इंडिकेट करेंगे, तो फिर बताओ ये कितना हो गया और ये भी कितना हो गया, बी हो गया, बराबर है। अब ये जो इतना जो लाइन दिख रही नहीं है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, कौन सी, माइनर एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस है, और ये माइनर एक्सिस को ना ट्वाइस ए से इंडिकेट करते हैं, ट्वाइस ए से, सो दैट बताओ अगर ऐसा कर रहा हूँ मैं तो फिर मुझे बताओ यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा ए, और ये वाला डिस्टेंस ए हो गया, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो गया, ए हो गया, बराबर है। ये बी और ये ए हो गया, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं, इतना सा। और ये सर्कल नहीं है, सर्कल रहता तो परफेक्ट ऐसा रहता था, ऐसा, ये थोड़ा एलिप्टिकल शेप का है, लेकिन फार्मूला बहुत ही आसान है ध्यान में रखने के लिए। सर्कल का फार्मूला आपका देखो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, है कि नहीं। तो इसमें देखो क्या है, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पर देखो ये एक्स है, एक्स ये एक्स एक्सिस था, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पहले इलिप्स निकालो, और यहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अच्छे से दिखाओ, पहले इलिप्स निकालो, बदल भी सकते थोड़ा सा, देखो इलिप्स पे काम करो, मेजर एक्सिस इसी को बोलते हैं, माइनर एक्सिस इसी को बोलते हैं, मेजर और ये माइनर अपन ए और बी सीधा सीधा लेते हैं, पहले अपन ए लिखते हैं बाद में अपन बी लिखते हैं, अपने को ध्यान में रखने के लिए ज्यादा आसान होगा। इसको ए बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को, पहले अपन कौन सी एक्सिस बोलते हैं, एक्स, बाद में कौन सी बोलते हैं
एक्स वाई, तो फिर ना इसको आप ट्वाइस ए कर दो, मतलब ट्वाइस ए करोगे तो यहाँ पे ए लिख देना पड़ेगा आपको, और ट्वाइस बी इसको कर देता हूँ मैं, ट्वाइस बी, तो ये आपका हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बी। वैसे तो इसके वैल्यूज ही दिए रहते हैं, फिर जब भी इसका काम पड़ेगा वैल्यूज दिए रहेंगे आपको 5 2 वगैरह कुछ, बट अभी ए और बी के फॉर्म में, इसलिए ये ए और ये बी बी, ऐसा करो, इस फॉर्म में लिखो। अब इक्वेशन देखो यहां पे क्या रहता है इलिप्स का, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन। सर्कल का पता है ना, बोलो एक बार, सर्कल का याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सिंपली कितना सा चेंज है, छोटा सा, एक्स स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 1। बस इतना सा इक्वेशन में फर्क है सर्कल के और इसमें। आर स्क्वायर वाला इक्वेशन याद हो गया सर्कल का आपका, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एंड दैट्स इक्वल टू 1। अभी भी चेक करो, अभी भी चेक करो, अगर मैं इस इलिप्स को अगर सर्कल में बदल देता हूँ, देखो सर्कल रहता तो ऐसा रहता था, बराबर है, हो गया ना पहला डायग्राम निकाल के आपका, देखो सर्कल ऐसा रहता था, सर्कल अगर ऐसा रहता था तो बताओ ये और ये सेम ही हो जाता था, फिर ये अभी ए बड़ा है बी छोटा है, लेकिन अब सर्कल में ये और ये छोटा सेम ही रहता था, और इसको भी मैं आर बोलता था, इसको भी मैं आर बोलता था, रेडियस। तो यहाँ पे देखो मैं अगर आर और यहाँ पे भी आर अगर लिखता हूँ तो देखो कैसा इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो फिर से सर्कल का इक्वेशन पे वापस आ गया अपन, देख लो चेक करके, ठीक है। तो अभी अपने को इलिप्स का ही लिखना है, ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो सकता है करके, चलो ठीक है, ये सर्कल भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस है कुछ चैप्टर में कि जिसमें बोलते कि इलिप्स सर्कल कब बन जाएगा या सर्कल इलिप्स कब बन जाएगा, इस तरीके के कुछ है थ्योरी क्वेश्चन, बाद में एक एक चैप्टर में जब आएंगे तो मैं आपको बताऊँ। हो गया लिख कर इतना इलिप्स, चलो अब रह गया तुम्हारा एक इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, बस इतना सफिशिएंट है तुमको। अब है बाकी थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्राफ लिखो, ग्राफ ऑफ ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ये y इज इक्वल टू टैन एक्स, ये तीन ग्राफ। अगर इक्वेशन ऐसा है, ऐसे फॉर्म में, अगर इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म, y इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू टैन एक्स, इसके ग्राफ कैसे रहेंगे वो आपको पता होने चाहिए। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये x और ये y एक्सिस है, और ये भी तुम्हारी x और y एक्सिस है। इस पे ग्राफ कैसे निकलते देखो, देखो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे निकलता, ध्यान देना। ये आपका थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है क्या आपने, नहीं पढ़े तो मैं क्या है ना देते ध्यान दो। देखो यहाँ पे सुनो, इधर साइड में लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू अलग अलग पुट करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मान लो मैं 0 पुट करूँ तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर साइन 30 पुट करूँ तो ये कितना आएगा देखो, और फिर अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर 45 डिग्री पुट करूँ तो ये 0.7071 आता है, ध्यान में रखना, 1/√2 1/√2 नहीं आती है, ध्यान में रखना इतनी। और देखो साइन 60 √3/2, वो √3/2 का आंसर इतना आता है, एंड साइन लास्ट कौन सा 90, उसका आंसर इतना आता है। देखो देखो करके देखो, लगे तो थोड़ा सा रफ में देखो, 1/2 की वैल्यू बराबर ही है ये, है ना। और ये क्या बोला मैंने, 1/√2, √2 की वैल्यू 1.41 पता है, तो 14 7 90 देखो, हाँ। और ये वाला क्या बोला मैंने, √3/2, √3 की वैल्यू सबको याद है, √3 की वैल्यू 1.73, 1.73 पढ़ने में गई कि नहीं 10th में, कि बिल्कुल ही नहीं गई, हाँ। फिर 1.73 को 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, देखो 0.8, और ये साइन 90। तो ये वैल्यूज को थोड़ा ऑब्जर्व करो। जब 0 डिग्री डालता हूँ मैं, ये x की वैल्यू में जब 0 डालता हूँ तो आंसर y का कितना आता है, 0। मतलब ये पहला पॉइंट 0 के लिए 0 पे ही मिलेगा, बराबर, समझ रहे। जब मैं 0 पुट करूंगा x की जगह तो y का भी आंसर मेरा 0 ही आने वाला। फिर जैसा जैसा मैं देखो एंगल बढ़ा रहा हूँ, 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 मतलब x की वैल्यू बढ़ते जा रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, वैसा ऐसा मेरा आंसर भी बढ़ रहा है। देखो
0.5 का 0.7 हुआ, 0.7 का 0.8 हुआ, 0.8 का 1 हुआ, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है बताओ। मगर x की वैल्यू अगर बढ़ाता हूँ साथ साथ में y की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब आगे ग्राफ पता है कैसे निकलता है, ये पहले 0 पे 0 है, फिर जैसा जैसा मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे तुम्हारी y की वैल्यू भी बढ़ते जाती है, y की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ग्राफ मतलब इसके साथ साथ ऐसा बढ़ते जाता ऊपर की तरफ जाता है, और ये ग्राफ फिर यहाँ तक पहुँचता है जाके, सपोज यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। और उसके बाद जो है फिर आपका ग्राफ फिर और कम होने लगेगा। मतलब देखो अभी जैसे मैं आगे 120 करता हूँ, अब बताओ क्या होगा, बोलो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। अरे ऐड शुगर टू कॉफी करो ना, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है 120 डिग्री, फिर भूल गए क्या, इतने जल्दी भूल गए क्या। एड शुगर टू कॉफी, अब देखो ये 120 डिग्री यहाँ पे आएगा, किसका एरिया है, प्लस ही रहेगा ना। मतलब 0 to 90 तक आंसर बढ़ा, लेकिन बाद में आंसर कम होगा, लेकिन रहेगा प्लस में ही, ठीक है। साइन 120 यानी देखो साइन 120 मतलब इधर से साइन 60, इधर से 120 मतलब इधर से 60, तो साइन 120 यानी कितना, साइन 60, और साइन 60 यानी कितना आएगा, मतलब 0.8 आएगा फिर बाद में, मतलब प्लस की माइनस प्लस ही आएगा। उसके बाद देखो साइन 1 फिर ऐसा बढ़ाते जाओगे, फिर से वापस जाएंगे भाई यहाँ पे। देखो पहले अभी यहाँ से यहाँ तक आया है ना, अब इसके बाद और ये उल्टे आंसर मिलने चालू हो गए, देख रहे हो, इसके बाद 1 के बाद ये मिला, इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, यानी फिर से अपन ऐसा आए, फिर अब ऐसा जाएगा वापस। मतलब आपकी वैल्यूज पहले बढ़ेंगी, फिर आपकी वैल्यूज कम होंगी, समझ रहे हैं। पहले 0 to ये 1 आई, फिर 1 to फिर से 0 आएगी। अब कहाँ तक पहुँच गए अपन, देखो ये पहुँच गए अपन 180 डिग्री तक। अब 180 डिग्री के बाद जब एंगल बढ़ाओगे तो फिर कॉस वाले रीजन में चले जाएंगे अपन, ऐड कॉफी, ऐड शुगर टू टैन वाले। अब आपके आंसर काय में आएंगे, तो अब ये माइनस में आएंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। इस तरीके से तुम्हारा साइन फंक्शन का ग्राफ आएगा, याद रखो। और इधर भी पीछे भी जब जाते हो आप ऐसा, तो इधर भी ऐसा ही दिखाओगे। साइन का ग्राफ ध्यान में रखना, शुरू कहाँ से होता है, तो 0 के लिए 0 पे शुरू होता, तो 0 के लिए 0 पे शुरू होता, और फिर यहाँ से ऐसा जाते रहता, और इधर भी पीछे भी ऐसा आते रहता। यह है साइन का ग्राफ। कॉस का देखते थोड़ा सा, यहाँ पे देखो कॉस का, y इज इक्वल टू मान लो यहाँ पे cos x है, cos x मतलब cos 0 बताओ 1, फिर cos 30 √3/2 यानी आ गया, फिर देखो cos 45 सही है ना, और cos 60, और फिर cos 90, चेक करो बराबर, cos 0 1 आ गया, cos 30 यानी √3/2 की वैल्यू अभी मैंने करके दिखाई थी आपको, √1/√2 इतनी आ रही 0. cos 60 यानी 1/2 और cos 90 0. अब बताओ इधर देखो, ध्यान दो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसा जैसा आप ये x जो है वो बढ़ाते जा रहे, वैसा वैसा इधर के आंसर जो y के जो आंसर घटते जा रहे। पहले 1 आया, फिर 0.8 आया, फिर 0.7 आया, फिर 0.5 आया, और फिर तो 0 हो गया। यानी बताओ cos का टेबल उल्टा चलता है, कैसा उल्टा चलता है, इधर देख एंगल बढ़ते जाते हैं, आंसर भी बढ़ते जाते हैं। साइन के टेबल में क्या हो रहा है, देख साइन के टेबल में क्या हो रहा है, एंगल बढ़ते जा रहे हैं, आंसर भी 0.5 0.7 0.8 1 बढ़ते जा रहे हैं। कॉस के टेबल में क्या हो रहा है, एंगल बढ़ते जा रहे हैं, आंसर कम होते जा रहे हैं। मतलब कॉस के टेबल में उल्टा ही कुछ है। मतलब 0 पे तो आंसर 1 है, 0 पे x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो y की वैल्यू, मतलब इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा क्या, नहीं, x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो y की वैल्यू 1 रहेगी। शुरुआत ही यहां से होगी y की, देखो y की शुरुआत यहां से होगी, और फिर कम होगी। मतलब यहां से ऐसे नीचे है, और फिर ये ऐसा जाके ये ग्राफ बाकी कंटिन्यू होगा। वो नहीं देखते बैठना इतना अपने को हर चीज को, बढ़िया ऐसा ग्राफ का शेप बस आपको पता रहना चाहिए यार, कॉस का ग्राफ का शेप ऐसा होता है। तो बस क्या फर्क है दोनों में, देखो साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, और इसका वाला मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। ये 0 से और ये मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, इतना पहले याद रखना है, ठीक है।
टैन का ग्राफ बता देता हूं। टैन के ग्राफ में अगर आप वैल्यूज पुट करके दोगे तो उसका अजीब ही निकलता ग्राफ। टैन जीरो तो जीरो ही आता, टैन जीरो तो जीरो ही आता, नो डाउट टैन जीरो तो जीरो ही आता, क्योंकि टैन जीरो है साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो एंड जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो ही आएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, टैन जीरो है ना, क्या लिखूंगा मैं, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो ही रहती है ना, कॉस जीरो वन रहता है, लेकिन जीरो अपॉन एनीथिंग तो जीरो ही रहता है ना, इसलिए टैन के ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी। ओके, अब जैसा जैसा ये थीटा बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा थीटा बढ़ता जाएगा, देखो वैसा वैसा क्या होगा। साइन मान लो 30 और यहाँ पे कॉस 30, यानी साइन 30 यानी कितना होता है 1/2 और कॉस 30 होता है ना 0.866। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसी 5/8 आएगी, 5/8 आएंगे यानी 0.6 वगैरह आएंगे, 8 6 48। और फिर और दूसरे वैल्यूज तीसरी वैल्यू लेते जाओगे तो जैसा जैसा आप x बढ़ाओगे ना, तो ये वैसा ऐसा नहीं, ये वाला ग्राफ ना ऐसा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ऐसा ऐसा बढ़ते जाता है। और इसके बाद और अगर वैल्यूज अगर अपन अगर बढ़ाते गए, इधर बैक साइड में बढ़ाते गए, इधर साइड में, और देखो इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला बताओ मेरे को, साइन 90 अपॉन कॉस 90 बताओ। साइन 90 1, कॉस 90 एनीथिंग अपॉन 0, क्या होता है बराबर है, नॉट डिफाइन। मतलब ये tan 90 पे तो आंसर कितना आ जाता, नॉट डिफाइन, मतलब ये पता नहीं कहा जाएगा इधर, तो ये उसको दिखाते समय ऐसा दिखाते, मतलब ये पता नहीं और कितना ऊपर, ऐसा खुला छोड़ दो उसको, इनफाइनाइट तक जा सकता है। वैसा ही नीचे सेम टू सेम ग्राफ यहाँ पे ऐसा कंटिन्यू कर ऐसा, तो ये आपका ग्राफ होता है tan का ग्राफ ऐसा, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ निकाल डालो यहाँ पे, दिखता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस ये स्टार्ट देख लो, यहाँ से होता उसका मैक्सिमम से होता, और टैन में का थोड़ा सा ग्राफ का शेप अलग है इन दोनों से, वो ग्राफ का शेप याद रखो बस, ठीक है। चलो ये वाला पहले मिटा रहा है अपन। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, अपना आखिरी वाला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया फिजिक्स में एंट्री करने के पहले अपने चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज डिफरेंशिएशन। लिखो देखो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएशन निकालना, यानी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में आपको बहुत बार डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का काम पड़ेगा। सो अपने आखिरी के 2 बेसिक टॉपिक रह गए, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो ये डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन देख लो, अच्छे से समझ लो, बस बात खत्म करेंगे फिर यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन में क्या करना है, एग्जैक्टली क्या है, देखो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, मतलब एग्जैक्टली क्या करना होता है थोड़ा सा समझा देते। तो जैसे कि देखो एक एक्स वाई एक्सिस है ये, और इसका कॉर मान लो ऐसा निकल गया, ये पैराबोलिक कॉर है, दिख रहा है। बोलो इक्वेशन कौन सा होगा, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लाऊंगा या एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर लाऊंगा, बोलो 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 बोलो। वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होगा कि एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर होगा, यस वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वाला होगा, क्योंकि वाई की तरफ मुंह खुल रहा है उसका, ऐसा ही दिखाते हैं एक डायरेक्शन में, आपको समझना है कि दूसरा भी ऐसा होगा करके, ये दूसरी तरफ से आप जोड़ सकते हो ना। बोलो मुंह किधर खुल रहा है, वाई की तरफ, तो वाई का पावर एक्स की पावर हो जाएगा, फिर छोड़ो इसको। अभी मान लो कि एक्स और वाई में ऐसा ग्राफ निकल रहा है, मतलब आपको दिख रहा है कि वाई का इक्वेशन कुछ तो भी ऐसा वगैरह होगा, देखो ऐसा, या वाई इज इक्वल टू लाइक के कांस्टेंट होगा यहाँ पे एक, मतलब एक्स के बदलने के साथ साथ वाई भी चेंज हो रहा है, ऐसा इसका मीनिंग है ग्राफ का। तो देखो जैसा जैसा मैं एक्स की वैल्यू बढ़ता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, वैसा ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि वाई की भी वैल्यू बढ़ते जाएंगे। देखो एक्स की वैल्यू मैंने इतनी ली तो वाई की वैल्यू इतनी, एक्स की वैल्यू मैंने इतनी ली तो वाई की वैल्यू इतनी हो गई, मतलब एक्स के चेंजेस के साथ साथ वाई में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो वो चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, यानी कितना चेंज एक्स में करने के बाद उसके कारण वाई में कितना चेंज होगा, एक्स कितना चेंज करने से वाई कितना चेंज होगा, ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो एक्स में कितना चेंज करने से वाई कितना चेंज होगा, वो डिपेंड काय पे करता है पता है क्या, वो डिपेंड करता है इक्वेशन कैसा है। अगर देखो इक्वेशन अगर ऐसा होता तो स्क्वायर की जगह क्यूब होता,
तो फिर कुछ और सिनारी होता, कुछ और स्टोरी होती, एक्स की चेंज के साथ वाई चेंज होता, लेकिन वो अलग तरीके से चेंज होता। अगर इक्वेशन सिंपली इतना है तो समझ रहे, इक्वेशन अगर ऐसा, इसका मतलब क्या, अगर x डबल हो गया तो y डबल हो जाएगा, x ट्रिपल हो गया तो y ट्रिपल हो जाएगा, मतलब x में चेंज अगर डबल हो गया तो y में भी डबल हो जाएगा आंसर। बट यहाँ पे देखो x अगर डबल हुआ तो y 4 टाइम्स हो जाएगा, समझ रहे क्या, नहीं समझा, x अगर डबल हुआ डबल तो डबल का क्या है स्क्वायर, अगर यहाँ पे मैं x की जगह 2 डालता हूँ तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कितना, मतलब y पे उसका 4 टाइम्स फर्क पड़ेगा, समझ रहे। अगर यहाँ पे देखो y x की वैल्यू अगर मैं डबल कर देता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं डबल कर देता हूँ, डबल का क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना, यानी y में 8 टाइम्स चेंजेस आ जाएंगे। मतलब ये बदलने से ये कितना बदलता है, ये बदलने से ये कितना बदलता है, वो डिपेंड काय पे करता है, क्यों इक्वेशन कैसा है। तो उनके चेंजेस से रिलेटेड आपको मतलब कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि देखो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे देखो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ निकालता हूँ, काइनेमेटिक्स पढ़ा है आपने 9th स्टैंडर्ड में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मेरा मान लो कि ऐसा निकलता है ऐसा, इसका मतलब क्या है कि जैसा जैसा मैं टाइम बढ़ाते जा रहा हूँ मेरे गाड़ी की स्पीड भी बढ़ते जा रही है, मतलब मेरी गाड़ी एक्सेलरेशन में है, समझ रहे क्या, मतलब जैसे जैसे मैं एक्सीलरेटर दे रहा हूँ वैसे ऐसा क्या होगा, टाइम के साथ साथ मेरे गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है, ग्राफ ये दिखा रहा है। अगर ऐसे कांस्टेंट वाला डायग्राम निकलता तो इसका मतलब क्या होता था कि वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन नहीं दे रहे आप, एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन अगर आपके टाइम के साथ साथ देखो वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन निकलेगी, और ये वाला ग्राफ बताएगा कि यू आर इन एक्सेलरेशन, तो ये वाली चीज़ें बताती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है फिर, हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी इज टेकन प्लेस विद द चेंज इन टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में बदलाव कितना हो रहा है, अगर ये मुझे फाइंड करना है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का इक्वेशन होगा तुम्हारे पास एक, लाइक मान लो v इज इक्वल टू ट्वाइस टी, v इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस टी। तो फिर आपको बाद में क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। आपको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कितनी बदल रही है, ये करने की जरूरत पड़ती है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसा कोई भी अगर काम पड़ता है, लाइक y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ kx या kx स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे देखो अगर मैं इतना सा चेंज, अगर इतना ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, देखो ये 2 पॉइंट लेता हूँ, ये 2 पॉइंट में मतलब इतना चेंज हुआ, देखो x में इतना चेंज हुआ, देखो देखो देखो, ये 2 पॉइंट को मैंने नीचे लिया, तो ये इसको ना बोलते चेंज इन x, ये क्या हो गया चेंज इन x, इसको बोलते चेंज इन x, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ dx, क्या बोलते हैं dx, यानी डिफरेंस इन x। तो इतने dx के लिए, इतने चेंज इन x के लिए देखो इतना चेंज इन y हुआ, समझ रहे क्या हुआ, इतना चेंज इन dx के लिए इतना चेंज इन dy हुआ, ये dy है और ये क्या है dx है, मतलब कितने चेंज इन x के लिए कितना चेंज इन y, ये निकालने की जब जरूरत पड़ती है तो उसका आपको क्या लेना पड़ता है, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेशन। यानी इतने बड़े ग्राफ पे अनेक चेंजेस हुए, नंबर ऑफ टाइम्स चेंजेस होंगे, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, तो नंबर ऑफ टाइम्स चेंजेस हुए, लेकिन अपने को सारे पूरे कंप्लीट ग्राफ के टुकड़े टुकड़े कर डालना है, इतने समय में कैसा चेंज हुआ, इतने समय में कैसा चेंज हुआ, इतने समय में कैसा चेंज हुआ, ये सब निकालना है। ग्राफ एक तो ऐसा कोर शेप है, ग्राफ अगर देखो ऐसा रहता तो ऐसा रहता, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका कि ये जो इतना चेंज इन x तो इतना ही चेंज इन y, इतना चेंज इन x तो इतना ही चेंज इन y, मतलब प्रोपोर्शन में चलता है। लेकिन ग्राफ जब ऐसा रहता है ना ऐसा, तो क्या होता है, देखो ये 2 पॉइंट अगर आप लेके देखो, यहाँ पे ये 2 पॉइंट, इनके लिए देखो यहाँ पे इतना चेंज हुआ, इतने dx के लिए इतना dy बना, लेकिन आगे चल के देखो, आगे चल के देखो, फिर से मैं उतना ही dx लेता हूँ, उतना ही dx लेता हूँ, देखो इतना ही dx लिया मैंने, देखो जितना dx यहाँ पे लिया ना, बताओ इतने चेंज इन x के लिए इतना चेंज इन y हुआ, समझ रहा है क्या ये ग्राफ से, इतने चेंज इन x के लिए दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे डाला मैंने, दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन इस पे भी डाला, कौन से एक्सिस पर डाला, y और x एक्सिस पे दोनों को प्रोजेक्शन डाला, इतना चेंज इन x के लिए इतना चेंज इन y हुआ। लेकिन ये ऐसा सेम नहीं रहेगा हर बार, हाँ अगर ऐसी ग्राफ निकलती है स्ट्रेट लाइन तो फिर सेम रहेगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा प्रोपोर्शन रहता, कौन सा, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट है मतलब स्लोप नहीं बदल रहा है। तो ये dx इतना है तो उसके लिए dy इतना रहेगा, dx इतना है तो dy इतना रहेगा। लेकिन इस पे देखो क्या हो रहा है, इस पे देखो क्या हो रहा है, इतना dx लिया मैंने, इसके लिए dy इतना था, नेक्स्ट टाइम फिर से इतना ही dx लेता, देखो इतना ही, अब इसको ऊपर ले चलो,
चलो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसको ऊपर ले चलो, यहाँ पे मिला। अब आप बताओ, अब बताओ इस बार कैसा हो रहा है। देखो ये dx का पॉइंट यहाँ पे आया, ये dx का पॉइंट यहाँ पे आया, यानी dx इतना किया आपने चेंज, x एक्सिस पे कितना चेंज किया, इतना सा, y पे कितना चेंज हुआ चेक करो, बताओ क्या हो रहा है, समझ रहे कुछ। इतने से चेंज इन x के लिए इतना चेंज इन y हुआ, इतने से चेंज इन x के लिए बाद में तो इतना हो गया। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इतना dx रहा तो इतना ही dy हमेशा रहेगा करके, वो ग्राफ के हिसाब से बदलता जाएगा, चेंज टाइम टू टाइम बदलता जाएगा। कभी y में इतना सा ही चेंज हुआ, कभी इतना बड़ा चेंज हुआ, कभी और इससे ज़्यादा चेंज होगा। तो हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट पे, ये वाले इंस्टेंट पे इतना चेंज होगा, ये वाले इंस्टेंट पे इतना चेंज होगा, ये वाले इंस्टेंट पे शायद इतना चेंज होगा। तो हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट पे चेंजेस फाइंड आउट करने के न्यूमेरिकल में आपको रिक्वायर्ड रहती है, नीड रहती है। तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ता है, मतलब आपको y के चेंजेस पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको इसको लिखते समय ना ऐसा लिखते हैं, अगर y का और x का इक्वेशन अगर आपके पास तैयार है, y और x का इक्वेशन अगर आपके पास तैयार रहता है, y और x का इक्वेशन अगर आपके पास तैयार है, तो इसमें आपको dy बाय dx करना पड़ता। क्या मतलब dy बाय dx ने डेरिवेटिव को लिखते कैसे है बता रहा हूं आपको, ये इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या इस y को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब x के हिसाब से y के टुकड़े करना है, x के हिसाब से, x के चेंजेस के हिसाब से y के चेंजेस फाइंड आउट करना है, x के चेंजेस के हिसाब से y के चेंजेस फाइंड आउट करना है। मतलब y में कितना फर्क पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x वो फाइंड करना है। उसको लिखने का तरीका होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्या होता है चेंज इन y अपॉन चेंज dy बाय dx, dy बाय dx ऐसा पढ़ते हैं। इसको पढ़ते समय डिफरेंशिएशन को कैसा पढ़ते हैं, dy बाय dx। यानी इसको और मीनिंगफुल कैसा पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y या डिफरेंशिएशन ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या ddx ऑफ y ऐसा भी पढ़ते हैं कुछ लोग। तो ddx ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा पढ़ते हैं इसको। मतलब y की अपने को कैलकुलेशंस चेक करनी है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ऐसा उसका मतलब होता है। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी को अगर आप देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिनोगे तो उसको dv बाई dt लिखोगे। यानी वेलोसिटी के वैल्यू में क्या फर्क पड़ रहा है, गाड़ी की स्पीड में क्या फर्क पड़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv बाई dt यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जिसको आप एक्सेलरेशन बोलते हो। क्या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की याद है डेफिनेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dv बाई dt, dv बाई dt यानी वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा इसको पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव करना है, यानी दिए गए पूरा जो ये आपका फंक्शन है उसके टुकड़े टुकड़े करना, छोटे 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 छोटे, इतने dx के लिए कितना dy, इतने dx के लिए कितना dy, इतने dx के लिए कितना dy। सो डिफरेंशिएट करना है ना, एक्चुअली टुकड़े करना उस फंक्शन के पूरे, उस क्वांटिटी के विथ रेस्पेक्ट टू गिवन क्वांटिटी। लाइक कभी y के टुकड़े करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, कभी हम वेलोसिटी के टुकड़े करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, या कभी हम फोर्स के टुकड़े करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो आपके ऐसे फार्मूले कुछ आएंगे, फोर्स के टुकड़े हो गए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या वेलोसिटी के टुकड़े हो गए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या डिस्टेंस के टुकड़े हो गए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस के टुकड़े हो गए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या होता है पता है क्या, वेलोसिटी। पढ़ो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, या वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। तो इनको अपन बोलते हैं डेरिवेटिव फंक्शन। तो आपको डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, सो दैट आपको जब भी काम पड़ेगा आपको डेरिवेटिव की वजह से फिजिक्स का प्रॉब्लम लटकना नहीं चाहिए अपना। सो यहाँ पे एक एक करके एग्जाम्पल अभी लिखना शुरू करो आप। डिफरेंशिएट करना, क्या करना, टुकड़े टुकड़े करके उसको छोटे छोटे इंस्टेंट के लिए उसका चेंज मेजर करना, क्वांटिटी का, y का चेंज मेजर करना विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है ना, टुकड़े करना। और किसी को अगर बोलना यार अगर अपने में हिम्मत नहीं है टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा तेरे, तो बोलना तेरे को मैं डिफरेंशिएट कर डालूंगा, बोलना ज़्यादा ज़्यादा कुछ समझेगा नहीं उसको, साइंस स्टूडेंट होगा तो समझेगा, ठीक है। और दूसरा भी एक और है, किसी को बहुत दिन से अगर हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की कुछ, तो उसको बोल सकते हो आप आई इंटीग्रेट यू। डिफरेंशिएशन का उल्टा है, डिफरेंशिएट करना है इन्हें तोड़ना, और इंटीग्रेट करना है इन्हें जोड़ना। तो आई इंटीग्रेट यू बोल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। अभी मत बोलो 12वीं तक, अभी टाइम है तुमको, ठीक है।
समझ रहे होंगे आप लोग इधर, इतने तो होशियार तो हो मेरे को मालूम है, ठीक है, ज़्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं, ठीक है। इधर ध्यान दो, डिफरेंशिएशन में अभी देखो अपन क्या करते हैं ना, इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं। So, जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ y इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ देखो x स्क्वायर, बहुत ईजी वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ पहले। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करके लिखने का तरीका क्या है। नाउ डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिखो, पहले एक प्रॉब्लम लिखो, बार बार नहीं लिखवाऊंगा मैं। डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा क्वेश्चन है आपका, लिखो मेरे साथ साथ ही। बस 2 प्रॉब्लम मैं करके देने वाला आपको, बाकी फटाफट यही के ही मुझे बताने क्या क्या आंसर्स आएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन एंड नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा था, सब लोग ध्यान से देखें, ये फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम पढ़ाने वाला मैं आपको, फिर पूरे साल भर आपको जहां जहां पे जरूरत पड़ी आपको ये आना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं, dy बाय dx, इसको y को क्या किया, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू, यानी y में क्या चेंजेस होंगे अपने को चेक करना है विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन x में इतना बदलाव हुआ तो उसके वजह से y में कितना बदलाव हुआ, दैट इज कॉल्ड dy बाय dx। सो इसका आंसर लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान दो, ये dy बाय dx लिखा, बाद में क्या करना है, ये पावर जो दिख रहा है ना इसको लाना है आगे, आगे लाना है, लाया, और बाद में ये x एज इट इज लिखना है, और फिर ये जो पावर था ना कितना था पहले, इसमें से एक कम करना है। फिर से बताओ, ये पावर को आगे लाया कितना 2x, और x के पास पावर कितना था, उसमें से एक कम करना है, यानी कितना आंसर आएगा बोलो dy बाई dx का 2x, मतलब dy बाई dx का आंसर कितना आ गया 2x। तो इसका y का डेरिवेटिव करने का मतलब है कि y का डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर इक्वेशन दिया होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर इक्वेशन दिया होगा तो उसका डेरिवेटिव का आंसर आ गया 2x, यानी ये 2 आगे आया और ये x, और 2 में से एक कम किया तो क्या बचा 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 1 रहता ही है, यहाँ पे नहीं भी दिखाओगे तो भी रहता ही है, तो 2x हुआ। अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का आंसर डेरिवेटिव का बताओ क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो यार सब लोग मिलके, ये सबको आना चाहिए। यस, पावर को आगे लेंगे, x लिखेंगे और इसका एक पावर कम करो, हो गया खत्म, ठीक है। और लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10 अगर करता हूं तो बोलो dy बाय dx इज इक्वल टू 10x टू दी पावर 9 आएगा, ठीक है। अब यहां पे बताओ कि y इज इक्वल टू 5x क्यूब अगर होगा तो इसका आंसर dy बाय dx का क्या आएगा, रूल नहीं तोड़ना अपना, पावर आगे ले लो, तो 5 पहले से 5 3 जा 15 और x का बस हो गया, और एक खाता ले लेते, y इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू ले रहा हूँ 10x टू दी पावर 4, तो बोलो dy बाय dx 10 4 जा कितना आएगा 40x क्यूब, लिखो फटाफट एग्जाम्पल ये वाला। देखो ये वाला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, चलो बताओ इसका आंसर कौन निकाल के बताएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ट्राई करो, 1 बाय थोड़ा सा गलत हो गया, देखो ना, अपने रूल नहीं तोड़ने का, अपने को रूल पता चल गया है डिफरेंशिएट करने का, क्या करना है, पहले इसको अपने ऐसे फॉर्म में लिखो, ऐसा तो लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, रूट है ना क्या पावर 1 हाफ होता है, x टू दी पावर हाफ है नहीं रूट होता है ना, रूट ऑफ x है ना क्या होता है x टू दी पावर 1 बाय 2, पहले अपने औकात में आ गए, मतलब ठीक है। अब उसको करो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये पावर आगे लाओ, ये पावर को आगे लाओ, आगे आने के बाद x लिखो, और इसमें से क्या करना पड़ता है, एक कम करना पड़ता है, करो कम, तो हो गया भैया हाफ x, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ओके। अब आगे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, सही है नहीं आता, इसको मैं ऐसा लिखूं तो किसी के पेट में दर्द हो रहा क्या, कोई दिक्कत, कोई बुराई वाली बात, कोई टेंशन,
नहीं लिख सकता कि नहीं लिख सकता, माइनस हाफ का पावर को नीचे लिख दिया, प्लस हाफ हो गया, ये प्लस हो गया। और अब फाइनली मैं इसको, इसका फाइनल आंसर ऐसे फॉर्म में लिख देता हूं। देखो 1/2, ये 1/2 तो है ही, इसको यहां पे ऐसे लिख, अरे फिर से इसको लिख दिया ना ऐसा, x का पावर हाफ है ना x का रूट, क्लियर? ऐसा ऐसा लिख सकते हो, करो जल्दी जल्दी। कैसा करेंगे इसको? एक तो याद कर डालो, ये कौन सा 1/2√x, नहीं तो अच्छे से लिखने की आदत करो, y = x टू द पावर, ये हाफ है। बाकी अपने रूल क्या बोलते हैं, dy/dx किया तो पावर को लाने का आगे, पावर को आगे ला लिया, उसके बाद ये x में से एक पावर में से 1 माइनस किया, फिर यहाँ पे हाफ आया, ये x आया, और इसमें हाफ -1 ने माइनस हाफ आया। इसको चाहिए तो अपन ऊपर के नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगा, और फिर आखिरी में फिर इसको चाहिए तो ऐसा आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना? चलो अभी यहाँ पे देखो, वेरी यार प्रॉब्लम, टाइम हो गया क्या अपना? ठीक है, इधर देखो, y = x टू द पावर ऐसा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देते हैं। इसको कैसा करें सॉल्व? करो, पहले अपने वाले उसको फॉर्म में लेके आओ, पहले अपने फॉर्म में लेके आओ, ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले। हाँ सही है, पहले इसको मैं ऐसा लिखना पसंद करूंगा, देखो ऐसा, ये नीचे की टर्म ऊपर लेके गए तो पावर माइनस हो गया, अपने वाले फॉर्म में आ गया। अब अपने को तो आता ही है बाकी का, बोलो अभी आगे। नाउ dy/dx = -3 को आगे ले लिया, पावर को आगे ले लो x, और -3 में से -1 करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो फिर देखो कितना आएगा, dy/dx = -3 x टू द पावर, -3 -1 यानी -4 आ जाएगा। फिर देखो आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, dy/dx = -3 अपॉन x टू द पावर 4, ये x टू द पावर -4 को नीचे लाया। अब सुनो इधर देखो, अब क्या करना ना, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाता है ये सब कुछ। y = x टू द पावर 3 था ना, ये ऐसा 1/x टू द पावर 3, इसका सिंपल dy/dx लिखने का ऐसा तरीका आपको याद रखना चाहिए। ये पावर 3 है ना, अपॉन में है ना, इसको पहले -3 ऊपर डाल दो, और नीचे क्या कर दो, x टू द पावर 4 लिख दो। नहीं समझाना, कोई टेंशन नहीं, बस ऐसे ज करने का, क्यों करना क्या करना छोड़ो। अब दूसरा वाला प्रॉब्लम देखो, y/x टू द पावर 7 है, बताओ dy/dx डायरेक्ट कैसे लिखो, कौन बताए? तेरे को क्या प्रॉब्लम है अगर डायरेक्ट हो रहा है तो? ठीक है ना, ऐसे लिखना। अब बताया y = x टू द पावर 11 को मैं 1/x टू द पावर 11, 1/x टू द पावर 11 को बताओ dy/dx को, ठीक है, फटाफट लिखो। डायरेक्ट मेथड से बताओ, सवाल मत करते बैठो। कितना? -1/2 पट गया, बाकी अपॉन में, अरे किसी से क्यों मुंह से तो आने दो बाहर। हाँ, x टू द पावर अपॉन में क्या लिखोगे? एक भी नहीं, ऐसा लिखो ना डायरेक्ट वाला मेथड से। नहीं हो रहा क्लिक, -1/2 तो ऊपर आएगा, अपॉन में x टू द पावर कितना आएगा? अरे भाई नहीं, हाँ 1.5 चलेगा, अपने को 3/2 आएगा ना। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, ये पावर माइनस में ऊपर लिख रहे हैं और नीचे क्या कर रहे हैं, फिर इसमें एक ऐड कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं, इसमें एक ऐड कर रहे हैं, इसमें एक ऐड कर रहे हैं, तो फिर ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। y = क्या है, √x है, फिर y = इसको पहले थोड़ा सा ठीक से लिख लो ऐसा,
लिखा। फिर उसके बाद आपको पता है क्या है, dy बाई डी एक्स, ये उसको ऊपर लेके चलो, आ गया ऊपर, ये -1/2 है, और अपॉन में इसमें एक ऐड कर दो ना। अरे जैसे इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं ना आप लोग, तो वैसे ही इसमें भी 1 ऐड कर दो ना। तो ये आएगा तुम्हारा -1/2, इसको अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1/2, और ये यहाँ पे आएगा 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना होता, 3/2, तो ऐसा आएगा ये वाला। ठीक है, एक लास्ट वाला बता दो। हो गया, बराबर है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, 7 पहले से है, ये वाला पता है ना आपको, ऊपर जाता है -10 बन जाता है, और अपॉन में, मतलब फाइनल आंसर क्या है। ठीक है, चलो बाकी